क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मैम अगला टॉपिक चैप्टर का जो है वो कब लेकर आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे चीजों को देखने के बाद ये एक गैप हो गया ना, मैंने बहुत दिन हो गए डाला नहीं ये लेक्चर्स। तो मैंने बहुत सारा एनालाइज करने के बाद में ये सोचा कि बच्चों को जो है वो अगर 11th का बच्चा है या फिर जो 12th का बच्चा है या फिर जिसे बेसिक सीखना है, ड्रॉपर है नीट के लिए 2027 की जो तैयारी कर रहा है, उसको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चे को लगे कि हाँ मैं एक आध घंटे में ही पूरा चैप्टर भी कवर कर लूं, उसके क्वेश्चंस भी हो जाएं ताकि मेरा कोई भी डाउट ना रहे। राइट, तो चलिए आज वही हम शुरू करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग जो है बेसिकली बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज हम लोग जो है वो वन शॉट करेंगे, वन शॉट करने वाले हैं चैप्टर 1 का, है ना। ये जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, डिटेल में भी हमने पढ़ा है, लेक्चर्स आपके साथ दिए हुए इसी चैनल पर पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर वन शॉट करेंगे नीट के लिए, है ना, जो कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ हो। तो सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे यहाँ पर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ हर चीज को नोट डाउन करेंगे। राइट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बढ़ती हूँ आगे। शुरू करने से पहले जो भी बच्चा आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, आई होप आप सब बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, इंतजार करते हैं कि मैम क्लास कब लेकर आएंगी, है ना। तो आप बच्चों को मैं बता दूं यहाँ पर कि ये आप लोगों का आपका अपना टेलीग्राम है, आप लोग यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हर बच्चे को मैंने अलाउ किया हुआ है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझसे आप पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर समय लाइव रहती हूँ, आप जब भी मुझसे कनेक्ट करना चाहें मैं आपके लिए खड़ी हूँ, यू डोंट वरी। और केवल कहने के लिए ही नहीं खड़ी हूँ, मैं खड़ी ही हूँ, है ना। केवल ये नहीं है कि बस मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या, नहीं, मैं हर वक्त हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ। किसी प्रॉब्लम का समाधान मैं बताऊंगी या उस प्रॉब्लम का जो समाधान है उसका तरीका हम ढूंढेंगे, दो ही ऑप्शंस होते हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पर सब बच्चे इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। ये आपका अपना चैनल है जहां पर आप बच्चे जो है इसको हर बच्चा जो है वो शेयर जरूर करे। भाई जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि बच्चों शेयर करो, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंच सके, हर बच्चा कनेक्ट हो सके, हम तक पहुंच सके। जो बच्चा सपना देख रहा है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एम्स नर्सिंग में जाने का, बहुत सारे ऑप्शंस है, मैं केवल एक ही बात नहीं कर रही हूँ, सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हूँ। और अभी नीट की काउंसलिंग में भी मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, यू डोंट वरी। चले, सो प्लीज इतना हो सकता है शेयर कीजिए। चलती हूँ भाई आगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह से पढ़ने वाले हैं। मेरा जो मेन मुद्दा था वो यही था कि मैं टॉपिक और उसके क्वेश्चंस को साथ साथ कराऊं। तो मैंने इतने दिन की रिसर्च यही रंग लाई है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर, उसमें थ्योरी दी गई है, वो बच्चा पढ़ता नहीं है। जबकि पता है यहां से नीट 2025, है ना, 24, ठीक है, 23, है ना, 2023 में भी 22 में भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सो बी केयरफुल कि मैम क्यों कह रही है ये बातें, इसीलिए। ओके, तो चलिए देखो, 600 बीसीई आचार्य कणाद परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव डाल्टन के 2500 वर्ष पूर्व, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे इन चीजों को नोट डाउन करें। मैं वैसे ही लिखूंगी ताकि आप बच्चों को जो है वो आराम से समझ में आ जाए, है ना। आचार्य जो कणाद है उन्होंने एक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किया था, है ना, वो आचार्य कणाद थे सबसे पहले जब 600 में उन्होंने दिया था, है ना, उस समय। और डाल्टन से 2500 वर्ष पूर्व ही ये बात उन्होंने कह दी थी, है ना। और उन्होंने उस कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया, आचार्य कणाद ने। ठीक है, तो यहां पर ये हो गई, ये बात आपको सबको क्लियरली समझ में आ गई। देन हम बात कर लेते हैं, अगला हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि प्राचीन काल में चरक संहिता आई थी, है ना। यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी, भस्मों में, भस्म मतलब क्षार धातुओं के नैनो कण जो होते हैं उनका उपयोग किया गया था, है ना, जो कि
क्षार कंपाउंड्स थे, उनके अंदर कण जो थे उनका जब यूज किया गया वो नैनो कण थे, बहुत ही माइक्रो, बहुत छोटे, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, जब उन्होंने यूज किया था चरक संहिता, यू माइंड इट कि चरक संहिता में बताया गया था। फिर 800 सीई में नागार्जुन आए, उन्होंने रस रत्नाकर पुस्तक लिखी, उसमें धातु कर्म और पारे के यौगिक बनाए। उसके बारे में देखो कब बता दिया उन्होंने, 800 सेंचुरी में बता दिया भाई, उस शताब्दी में बता दिया कि आपके पास में धातु कर्म है और पारे के यौगिक है, मरकरी के यौगिकों के बारे में उस समय बता दिया। आज हम कह रहे हैं हमारे साइंटिस्ट ने ये किया, अरे उस समय पहले भी बहुत हुआ था, उन्हीं को ही फॉलो किया जा रहा है, उन्हीं की रिसर्च को रिसर्च किया जा रहा है। उसके बाद है प्राचीन तकनीकी रस विद्या में तांबे लोहे के सोने में बदलाव का प्रयास और भी अमृत की खोज थी। माइंड इट। डन। अब देखो क्वेश्चंस को देखो। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई क्या है? महर्षि कणाद के अनुसार क्या है भाई? अभी आपको बताया, यहां लिखा हुआ है परमाणु। क्लियर है? बात समझ में आई? चरक संहिता में वर्णित भस्म जो है उसमें कौन सी तकनीकी निहित है? नैनो टेक्नोलॉजी। प्रसिद्ध रसायनज्ञ नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रस रत्नाकर, है ना? तो ये रहा। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलो इनके आंसर्स को तो मैं टिक कर देती हूँ, वरना बच्चे कहेंगे मैम हमें आंसर्स तो दो भाई, नैनो टेक्नोलॉजी और अच्छा ओके ओके डन, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ ना, परमाणु, नैनो टेक्नोलॉजी और रस। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस मैम। अगला देखो बच्चों, अब आती है द्रव की अवस्थाएं। हमने पढ़ी हुई है, हम सब जानते हैं, पहला चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा भी दिया है। सो पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं होती है। यहाँ पर आपको देख के बखूबी इस बात को आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था है बेटे? ठोस है। ये कौन सी है बेटा? द्रव है। और ये कौन सी है बेटे? गैस है। क्लियर है? हर बच्चे को मालूम है? यस मैम। अब आओ भाई, ठोसों में आकार और आयतन सब निश्चित होता है, कणों की गति अत्यंत कम होती है। ठीक बात है? यस मैम। इसमें निश्चित आयतन होता है पर आकार अनिश्चित। आपको बताया है, गिलास में डालोगे तो पानी बदल जाता है आकार में, और इसकी मध्यम कणों की गति होती है। ये निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित और अत्यधिक। क्लियर है? और यहाँ देखो जो अवस्थाएं होती है वो अवस्थाएं ताप और दाब दोनों पर निर्भर करती है। ये ध्यान से इन बातों को नोट करना, कुछ भी छूट ना पाए। समझ रहे मेरी बात को कि मैं क्यों इतना जोर दे रही हूं? किसी पदार्थ का आयतन निश्चित है परंतु आकार नहीं। आयतन निश्चित है, आकार नहीं। पानी है, वो कौन सी अवस्था है? द्रव है। गैस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बच्चों? कौन सा कथन सत्य है? गैस में कणों में अत्यधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। द्रव्य की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए मुख्य कारक क्या है? क्या है मुख्य कारक? दोनों हैं, ताप और दाब दोनों मुख्य कारक है। बताया ना अभी? ये रहा, दोनों ही मेन रीजंस है जिनकी वजह से पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है। अब देखो बच्चों, अगला आता है क्लासिफिकेशन, है ना? पदार्थ को हम लोग दो भागों में भौतिक और रासायनिक रूप से वर्गीकृत कर रहे हैं, है ना? फिर रासायनिक में द्रव जो होता है उसमें मिश्रण होता है, शुद्ध पदार्थ होता है ना? शुद्ध पदार्थ समांगी, विषमांगी, चीनी का विलयन, रेत में नमक, यहाँ दिख रहा है। और जो मिश्रण है उसे भौतिक विधि से पृथक करना संभव है, लेकिन शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधि से पृथक करना संभव नहीं है। भौतिक विधि से पृथक करना संभव नहीं है। क्या नहीं है भाई? भौतिक विधि से दिख तो रहा होगा ना, संभव नहीं है। केवल रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु, उदाहरण यौगिक H2O, CO2 और निश्चित अनुपात। ध्यान रखो इस बात को। डन। अब क्वेश्चंस देखो बेटा ध्यान से। निम्न में से कौन सा, यानी इस टॉपिक में से कैसे प्रश्न आ सकते हैं? आज तक ऐसा कोई नहीं बताया कि टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा यौगिक है? हवा, पीतल, जल, चीनी का, देखो यहाँ यौगिक कौन सा है? जल, CO2 लिखा है ना। क्लियर है? बात समझ में आई?
शुद्ध पदार्थों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? शुद्ध पदार्थ में क्या है? संगठन निश्चित होता है, यस। जल का शुद्ध पदार्थ है, यस। यौगिक तत्व में निश्चित अनुपात में, यस। भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, केवल रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं? जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? देखो, निश्चित अनुपात में संयोजित होते तो क्या बनाते हैं भाई? वो कौन सा मिश्रण? यौगिक बनाते निश्चित अनुपात में है। अनिश्चित है, पूरा एक दूसरे में घुले हुए समांगी, एक दूसरे में नहीं घुले हुए विषमांगी। लेकिन निश्चित अनुपात जब भी शब्द आया वहां पर हमेशा यौगिक हो। क्लियर है? यस मैम, ओके डन। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। अब यहां पर असाई मात्रक किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फटाफट देखते हैं। लंबाई और मीटर, इन है ना, लंबाई को किसमें? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में। एसआई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है वही से, ठीक है। समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, उष्मागति ताप जो है उसे केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, ज्योति तीव्रता को कंडेला में। अब यहां पर एक टिप दी गई है, ध्यान से पढ़िए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम है। किलोग्राम है। ग्राम किस में होता है? सीजीएस में होता है ना। द्रव्यमान में ग्राम किस में लेते हैं? सीजीएस में। देन द्रव्यमान का मात्रक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है, ठीक है। ध्यान से देखो, 1989 से द्रव्यमान का मात्रक प्लेटिनम इरिडियम पीटीआईआर सिलेंडर है। ध्यान से इस बात को, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलो, यस मैम। आइए जी, उष्मागतिकी ताप के क्या किस में मापते हो? केल्विन में। देखो यहां लिखा है। ज्योति तीव्रता को कंडेला। कौन सा एसआई मात्रक नहीं, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? किलोग्राम, मीटर, लीटर, सेकंड, ये सब तो हैं पर लीटर नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ फटाफट। चलो, डन है? यस मैम, आ जाओ। एसआई मात्रक लीटर नहीं है। आओ बच्चों, अगला देखो। अगला क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिक संकेतन। याद है वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक हम पढ़कर आए हैं। वैज्ञानिक संकेतन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को आपको किस तरह से याद रखना है, किस तरह से एनालाइज करना है। तो यहाँ बताया गया है कि बड़ी संख्याओं को आप एक ही अंक में देखें, 1 से 9, 1 अंक ही होना चाहिए, और बाकी ये अंक जो है वो अनंत कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू डिफाइन आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट को इस तरफ लाना है तो धनात्मक होगा, अगर पॉइंट को इस तरफ, ओके सॉरी फॉर दिस, पॉइंट इस तरफ जाएगा तो धनात्मक, इस तरफ आएगा तो ऋणात्मक, एन का मान। ध्यान से, ठीक। अब दो चीजें और थी, परिशुद्धता और यथार्थता। ध्यान दीजिए, परिशुद्धता परस्पर निकट, परि मतलब परस्पर, यथार्थ मतलब जो वास्तविक मान के निकट हो। करेक्ट? तो यहां पर यह बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस देखिए बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक समझ में आ गया सबको? हमें पता है वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। जब संख्याएं बहुत बड़ी होती है, उनको छोटे रूप में लिखना होता है, तो हम इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया, आप जाकर वहां लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। संख्या 0.00016 को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? यार लिखा पड़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁴। डन। वास्तविक मान इतना है, एक छात्र ने किसी वैल्यू को मापा, इतना और इतना आया, ये मान कैसा है? अभी मैंने कहा कि जो वैल्यू जब परस्पर सन्निकट हो, तो प से परस्पर, परस्पर मतलब परिशुद्ध, और जो वास्तविक मान 2 kg है उसके बराबर हो तो यथार्थ। बट ये तो परस्पर ही निकट है, वास्तविक के निकट नहीं है, तो ये परिशुद्ध है। ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12 मीटर। चलो, यस मैम। आगे देखो बच्चों, अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। वैसे हम वैज्ञानिक रासायनिक संयोजन के नियम में 5 नियम पढ़ाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, है ना।
अवोगाद्रो नियम और डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो द्रव्य एक अविभाज्य कण है, इसने बताया डाल्टन ने, ये अविभाजित है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। बाद में इसको बताया गया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, वो एक परमाणु है, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, प्रोटियम, राइट। उसके बाद उसने कहा कि जो तत्व किसी भी परमाणु जब किसी के साथ संयोग करते हैं उसका अनुपात हमेशा निश्चित होता है, समान रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनता है। गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ना तो इन्हें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। पदार्थ के द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगर द्रव्यमान स्थिर, अगर अनुपात निश्चित है तो स्थिर अनुपात का नियम, और किसी तत्व का स्थिर वैल्यू लेकर, अनुपात लेकर, मान लेकर दूसरे को उससे गुणित किया जाता है तो वो एक सरल अनुपात में आता है, तो गुणित अनुपात का नियम हो जाता है। तो ये आपके क्या है बच्चों, डाल्टन के अकॉर्डिंग आप बात करें तो ये नियम आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली समझाए गए हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम की व्याख्या करने में सफल रहा? किस नियम की व्याख्या करने में सफल रहा? रासायनिक संयोजन, गैसीय, रेडियो समस्थानिक, रासायनिक संयोजन के नियम। ये रासायनिक संयोजन के नियमों को प्रॉपरली डिफाइन किया था, है ना, 5 नियम को। डन है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। सही है, यस। समस्थानिकों की संख्या की खोज के ने डाल्टन के किस अभिग्रहित को गलत साबित किया? परमाणु अविभाज्य है, एक गलत तत्व के सभी परमाणु जो हैं द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। ऑप्शन बी, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, नहीं। जब इसको देखा गया तो एक तत्व के साथ में जब परमाणु संयोग करते तो वो समस्थानिक आ जाता है। तो समस्थानिक में अलग अलग भार होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्स मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, अगर आप समझे तो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा, परमाणु और आणविक द्रव्यमान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो उनको यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु भार और आणविक द्रव्यमान को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। वैसे मैंने बताया, पर फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह तत्व उसके जो समस्थानिक होते हैं उनको आपस में मिलाने पर जो औसतन मान होता है वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो एक है, पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो इनको हम 1 + 1 + 1/3 करके इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम याद होगा आपको, अगर आप इसकी वैल्यू को 1 + 2 + 3/3 है ना, तीनों के भारों का योग उसका परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के संदर्भ में था। तो इस तरह से समस्थानिकों को आपस में जोड़ करके उसकी वैल्यू को ज्ञात किया जाता है, तब उसका परमाणु द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान किसी भी यौगिक में जितने अणु उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए पता है बच्चों क्या बताया गया कि परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व को आधार मान लो, जैसे कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर होता है, तो वो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहलाता है। 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 का 1/12वां भाग, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अब किसी भी परमाणु की यदि आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वो आपका क्या आ जाता है? परमाणु भार आ जाता है। तो परमाणु भार ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, या तो आप कोई भी तत्व है उस तत्व में जो परमाणु है उस परमाणु का जितने भी समस्थानिक है उन समस्थानिकों का योग बट्टा उनकी संख्या, औसत निकालो, वही उसका परमाणु द्रव्यमान है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भाई? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? है ना, परमाणु के समस्थानिक बट्टा उनकी संख्या। ठीक है, डन? यस मैम। चले तो अब देखो यहाँ पर सूत्र द्रव्यमान वर्सेस आणविक द्रव्यमान। NaCl जैसे आयनिक ठोस में अलग अलग अणु नहीं होते हैं, यहाँ पर आयंस होते हैं,
उनसे घिरा, यानी कि सोडियम क्लोरीन से और क्लोरीन सोडियम से घिरा होता है, इसलिए आणविक के बजाय सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 है ना, इसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा, है ना, क्योंकि इसमें अणु है, ठीक। लेकिन जैसे NaCl है ना, KCl है, तो इनके क्या होते हैं, ये आयंस हैं, इनमें अणु नहीं है ना। जैसे सोडियम या पोटेशियम सल्फेट है ना, SO4, तो ये अणु ही तो है एक तरह का। तो यहाँ पर इसका क्या ज्ञात किया जा सकता है, आणविक द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर ये आयन है ना, तो आयनों में हमेशा क्या होता है बच्चों, सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखें, जहां आयन होते हैं, जहां पर आयनिक यौगिक होते हैं, मान लो आयनिक यौगिक होते हैं, तो उन्हें हम लोग हमेशा किस में ज्ञात करते हैं, सूत्र द्रव्यमान में। और जब कोई यौगिक होता है पर्टिकुलर, फॉर K2SO4 हो गया, है ना, Na2SO4 हो गया, Al2SO4 हो गया, AlCl3 हो गया, सो जहां पर आपके पास प्रॉपरली अणु है वहां हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आयनों के फॉर्म में सूत्र द्रव्यमान बाकी सेम है, सेम हम ज्ञात करेंगे, दोनों का सेम, ऐसे ही आणविक द्रव्यमान जैसे सूत्र द्रव्यमान, बस फर्क इतना ही है। जब आयंस हो तो बोलते समय ध्यान रखेंगे उसे सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आइए, 1 AMU का ग्राम में मान कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। NaCl के लिए सूत्र द्रव्यमान का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें अलग अणु अस्तित्व में नहीं होते हैं, सोडियम अलग से अस्तित्व में नहीं है, इसलिए आयन 3D जालक में ही होते हैं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, निकाल लो, ग्लूकोज का निकाल लो भाई, कितना आएगा, ग्लूकोज कितना है आपके पास में, यहां लिखो, C6 6, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 6 है ना, 6 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, इन सबको जोड़ दो, यहाँ लिखा हुआ भी है, टिप दिया गया भी, ठीक है। चलो ओके डन। आइए अगला देखो, हर टॉपिक से क्वेश्चन है बच्चों, ताकि तुम बच्चों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तुम्हें ये नहीं दिमाग लगाना है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे, राइट। चलिए तो अब देखो बच्चों, मोल संकल्पना, दिस इज द ब्रिज। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का यदि बेस निकालना है तो मोल कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी थ्योरी है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि एक मोल की वैल्यू, मैं एक चीज तुम्हें यहां लिख के बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां लिखना भी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी है बच्चों के लिए कि हम क्या बात पढ़ रहे हैं। बच्चों, किसी भी तत्व, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका भार इनका कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। द्रव्यमान, ठीक है। अब इनका भार कितना भी हो, मैं 50 किलो की हूं और आप 20 किलो के, लेकिन अगर हम दोनों का 1 मोल बोला जाए, 1 मोल बोला जाए, द्रव्यमान कितना ही हो, व्हाटएवर, है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर 1 मोल में कणों की संख्या, अणुओं की संख्या हमेशा अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो। 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, 1 मोल में, 2 मोल तो 2 से गुणा करो, 3 है तो 3 से गुणा कर दो, बट 1 मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या। तो यहां पर आपके पास में कणों की संख्या हमेशा अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यदि 1 मोल में द्रव्यमान इन ग्राम्स में निकालना हो, गैस का आयतन हमेशा 1 मोल में 22.4 लीटर फिक्स्ड है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं,
है ना। एक मोल में आयतन 22.4 लीटर ही होगा। एक मोल कार्बन 12 का द्रव्यमान ठीक 12 ग्राम होता है। इसी से Na की गणना की जा सकती है ना। अवोगाद्रो संख्या की मान ज्ञात किया जा सकता है। एक मोल जल में कुल कितने अणु हैं? अणुओं की संख्या, कणों की संख्या पूछी। एक मोल में सब, चाहे जल हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन, कुछ भी हो, कितनी होगी बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23। 46 ग्राम सोडियम के में मोलों की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, सोडियम का एक मोल है ना, एक मोल में 23 ग्राम है, तो यहां लिखो ऐसे, सोडियम का 23 ग्राम में कितने होते हैं भाई? एक मोल। तो 46 में कितना होगा? 1/23 गुणा 46, 46/23, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल आया भाई। सोडियम का द्रव्यमान कितना है? बोले मैम सोडियम का द्रव्यमान 22.5 होता है। हर बच्चे को यही याद है, लेकिन 23 मानते हैं राउंड फिगर में। 23 ग्राम में एक मोल, तो 46 में कितना मोल? इतना तो आना चाहिए लाला। क्लियर है? यस मैम। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं सरकार। चले, बात समझ में आई? यस मैम। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कणों की संख्या, है ना, अणुओं की संख्या कैसे भी ज्ञात करना हो, हम इस तरह से ज्ञात कर सकते। चलो, अब आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है? कुछ नहीं, मान लो आपके पास इसने एक पूरा पदार्थ दिया है ना, जिसमें हाइड्रोजन है H2O, वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन का मान इतना है, तो इसका कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन 11.18% है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आपके पास एक पदार्थ है, एक विलियन है, इस विलियन में दो पदार्थ हैं A और B। ठीक है, A का प्रतिशत निकालना है चाहे B का प्रतिशत निकालना है। कैसे? जब भी आपको किसी का भी, जैसे मान लो B का प्रतिशत निकालना है, तो B की ग्राम में मात्रा होगी और टोटल ग्राम में मात्रा, जितनी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है वो क्या होगी? टोटल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? डन। तो यहां पर यही यू की द्रव्यमान मात्रा और यू का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। अगर आपके पास कोई सिंगल तत्व, ये मैंने सॉल्यूशन की बात की है, ये विलियन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई तत्व है तो उस पदार्थ तत्व की ग्राम में मात्रा उसी तत्व का अणुभार इंटू 100 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O की यदि मैं बात करूं तो H2O के अंदर इसका मोलर मास कितना है? टोटल 18 है। आपने हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है, तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है अगर आपको दी गई है तो? अगर मात्रा हाइड्रोजन की H2O में कितनी मात्रा है? 2, ऑक्सीजन की 1, आप निकाल देंगे। वैल्यू लिखनी तो है, सिंपली बात। हाइड्रोजन की प्रतिशत, हाइड्रोजन की संख्या 2, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में क्या हो गया? कितना है बट्टे में? कितना टोटल? 18 इंटू 100 कर दो, हो गया, आ गया आंसर। क्लियर है? यस मैम। ओके डन। आइए, इथेनॉल, ये इथेनॉल है, में कार्बन का द्रव्यमान, इस तरह से लिखूंगी तो बच्चों को समझ नहीं आएगा ना। इथेनॉल जो है उसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत लगभग कितना है? बताओ कितना है? इथेनॉल में कार्बन का, है ना, मोलर मास कितना है? 46 है। ओहो, दिया हुआ है ना, कितना है बेटा? 46 है। और इसमें कार्बन कितना है? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कार्बन हो गया। कार्बन 2 ही तो हैं, एक कार्बन 12
तो 2 कार्बन 24, तो 24/46 इंटू 100 कितना आ गया 52%। आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? वाटर मॉलिक्यूल में क्या अनुपात है? 1:8। नहीं मैम कैसे, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं। H2O 2:16 काट दो, 1:8। कैसी बातें करते हो तुम, हैं? ये बातें भी समझ नहीं आ रही क्या? चलो अगला देखो, सोडियम सल्फेट में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे? सोडियम में Na2SO4 Na2 है बच्चों, ध्यान देना। तो 23 तो सिंगल होता है 46 बट्टा टोटल मास, हाँ या ना? ऑप्शन 23 मत कर देना गलती से। अगर सोडियम अकेला है NaCl की में तब 23, पर Na2SO4 देन सोडियम 2 46। क्लियर? यस मैम। आइए अगला देखो बच्चों, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है किसी भी फॉर्मूले को एक सरल अनुपात में लिखना। समझ रहे हैं? जैसे अपने पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, इसे आप क्या लिख सकते हैं? CH6O, सॉरी CHO, ये मूलानुपाती सूत्र है। इस मूलानुपाती सूत्र में n, यदि इसका मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आणविक सूत्र हो जाता है। क्लियर हुआ? मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है किसी भी फॉर्मूले को सरलतम रूप में लिखना। बहुत इजी है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी है तो सबसे पहले उसे आप प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत मोल में बदलेंगे, फिर मोलों को सरल अनुपात में निकालेंगे, देन वो मूलानुपाती सूत्र में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, जैसे आपको कह दे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इतना इतना प्रतिशत है। मान लो ये 25% है, ये 12% है, ये और ये 62% है। तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में। समझ रहे हैं? मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखो, अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को उठाएं तो कार्बन के ग्राम में मात्रा बट्टा उसका अणुभार इंटू 100 हो गया। फिर उसके बाद जितनी मात्राएं, मूलानुपाती सूत्र का मतलब यही होता है कि आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, प्रतिशत को किस में बदलो? ग्राम में बदलो। ग्राम को क्या करो? सबसे छोटी जो वैल्यू है, जितने भी ग्राम्स आए, मान लो आपके पास में 1 2 3 आया, अब इनमें सबसे छोटा 1 है, तो 1 का भाग 1 में भी दोगे, 2 में भी दोगे और 3 में भी दोगे, सब में दोगे, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका मूलानुपाती सूत्र होगा। ये फॉर्मूले का नियम है, इस तरह से ही निकालना है। ठीक है? फिर आणविक सूत्र का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, n इंटू कोई n गुना मूलानुपाती सूत्र। ठीक है? चलो, और मूलानुपाती सूत्र समझ में आ ही गया है। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। ध्यान दो बेटा, यदि उसका आणविक द्रव्यमान इतना है तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? n गुना मूलानुपाती सूत्र। आपके पास में कितना है? 42/14। 42/14 क्यों दिया? एक यौगिक जो है उसका सूत्र इतना है 42, इसका निकाल लो। यदि आणविक द्रव्यमान 42 है तो 42 बट्टा कितना हो गया? कार्बन कितना होता है? 12 + 2 कितना हो गया? 14, है ना? तो आणविक द्रव्यमान बट्टे मूलानुपाती सूत्र का वैल्यू ये लिखा है ना। आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए n गुना क्या हो गया? मूलानुपाती सूत्र।
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे बच्चों, अगर आपका मूलानुपात सूत्र दिया है तो उसका द्रव्यमान निकालो, आणविक द्रव्यमान में उसका भाग दो, जो वैल्यू आती है अभी मैंने सिखाया ना, जो फॉर्मूला है, जो भी द्रव्यमान है उसमें छोटी वैल्यू का भाग दे दो, तो छोटी वैल्यू यहाँ पर 14 ही, 3 आ गया, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको CH2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया C3H6, ऑप्शन बी। मूलानुपाती सूत्र युग्म में उपस्थित परमाणुओं का कौन सा अनुपात दर्शाता है, सरलतम रूप, अभी बताया। n बराबर 1 हो तो युग्म के आणविक सूत्र की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल, यानी कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दोनों बराबर हो जाते हैं n की वैल्यू 1 होने पर, सही है, डन है। आ जाओ भाई, अब आता है स्टोइकियोमेट्री, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है, संतुलित करने के लिए आगे जो अंक लिखा जाता है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। तो यहां पर आप देखेंगे CH4 देखो इसको लिखा है ना बेटा, अलग कलर से इसीलिए लिखा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है बेटा। तो यहां पर 1 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई कराया है बस कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वही होता है जो समीकरण को संतुलित करने में काम आता है। 16 ग्राम मेथेन, ध्यान दीजिए, 16 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन में, यानी कि अगर आप CH4 देखो, अगर ऑक्सीजन से करोगे तो CO2 प्लस H2 आता है ना, तो कितने H2 होंगे, 2, 1 मोल में कितने H2O के 2 मोल बनते हैं। अगर CH4 का पूर्ण दहन होता है तो इसके 2 मोल चाहिए, 2 मोल मतलब 1 मोल का मतलब कितना होता है 18, तो 2 का कितना हो गया 36, कितने होंगे 36 ग्राम, सही है, हाँ या ना बताओ जल्दी से, यस मैम। भाई 16 ग्राम मेथेन को पूर्ण तेज जलाने में 2 मोल चाहिए H2O के, 1 मोल में 16, 18, 2 मोल में 36 हो गए। ये रासायनिक समीकरण में गुणांक क्या दर्शाता है, केवल द्रव्यमान, मोल और अणुओं की संख्या। 1 मोल कार्बन को हवा में जलाने पर प्राप्त CO2 की मात्रा क्या होती है, 1 मोल कार्बन को कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, कार्बन का 12, तो CO2 कितना होगा 44 ही तो होगा, हाँ या ना। 44 कैसे आया मैम, कार्बन और ऑक्सीजन का अणुभार निकालो ना बेटा, 44 ही आता है, ठीक है, चले, यस मैम। यहां दिया हुआ भी है ना, देखो ये रहा, हाँ, कि इसका 1 मोल 44 ही CO2 के लिए, तो ठीक है, आ जाओ बेटे। सीमांत अभिकर्मक, देखो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक नियम से आपको समझाया गया है कि यहां पर बताया गया है कि आपके पास में 4 गाड़ी, 3 2 5 गाड़ियां दी गई है और 5 गाड़ियों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 चौक 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20 आपको चाहिए थे, 20 क्या चाहिए बेटा, 20 टायर चाहिए थे, लेकिन है कितने, अच्छा इसने 2 ही लगा के दिखाए, 4 लगाए नहीं, जबकि 4 होते हैं, तो 4 और 4 8, यानी कि 2 ही गाड़ियां पूरी बन पाएगी, 3 गाड़ियां नहीं बन पाएगी, 2 गाड़ियां ही पूरी बन पाएगी, 3 नहीं बन पाएगी। इसका मतलब यहां पर किसकी वजह से कार की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, कार क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम पूरा, इन टायरों की वजह से। तो ये टायर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट्स, यानी कि सीमांत अभिकर्मक। वैसे ही किसी भी रिएक्शन में जैसे N2 3H2 2NH3, अब इसमें यह कह दिया जाए कि नाइट्रोजन के आपने 2 ग्राम लिए और इसका 1 ग्राम मान लो, तो यहां पर ये मान लो ना इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल हैं, तो बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन, वो पहले ही खत्म हो जा रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। यहां देखो जो अभिकर्मक कम मात्रा में हो वही पहले समाप्त हो जाता है, उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अभिक्रिया जो है वो A to B
में ए के 2 मोल और बी के 3 मोल है। किसके कम है? ए के। ए के कम है तो इसका मतलब ए क्या है? एक सीमांत अभिकर्मक है। 50 केजी नाइट्रोजन 10 केजी हाइड्रोजन है। कौन कम है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या होगा? एक सीमांत अभिकर्मक है। जो अभिकर्मक अभिक्रिया में पूरी तरह से खपत हो जाता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। समय से पहले, अभिक्रिया पूर्ण होने से पहले ही खत्म हो जाए उन्हें सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर? यस मैम। ओके, डन। अब आता है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाएं मतलब क्या? कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस विलयन में विलय और विलायक है। आपके पास एक पदार्थ है, उसमें विलय और विलायक है, ए और बी। ये विलय है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हाँ या ना? दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी, उसके लिए कंसंट्रेशन को हम पढ़ते हैं, सांद्रता को पढ़ते हैं। तो यहां पर सांद्रता को ज्ञात करने के लिए मोलरता, मोललता और मोल अंश दिए गए हैं। ध्यान दें बच्चों, ये ताप पर निर्भर करता है, ये दोनों ताप से स्वतंत्र है। जब भी बात आयतन की आए तो आयतन ताप पर निर्भर करेगा पर भार या द्रव्यमान नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। तो मोलरता के लिए हम 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलरता। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोललता। और किसी भी यौगिक में किसी विशिष्ट तत्व या यौगिक का आपको यदि मात्रा ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम मोल अंश का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो विलय के मोल, विलयन का आयतन, विलय के मोल, विलायक का द्रव्यमान, ए के मोल और कुल द्रव्यमान, कुल मोलों की संख्या। चलो, कौन सी ताप पर निर्भर करती है? कौन करता है? ताप पर निर्भर मोलरता। 0.5 m Na2CO3 में 0.50 m Na2CO3 में मुख्य अंतर क्या है? एक आयतन आधारित है, दूसरा द्रव्यमान। बच्चों, m और e, ये आयतन है, ये द्रव्यमान। सही बात है। यदि एथेनॉल के जलीय विलयन में इतनी मात्रा है, 1 मोल मिश्रण में कितने मोल होंगे? आप सब जानते हैं, अगर एथेनॉल की बात करें तो मान लो ये एथेनॉल A है, बराबर हम लिखेंगे Na/Na प्लस NB। ठीक है, आपको मोल अंश दिया गया है 0.040। ठीक है, Na आपको पूछा गया है, इसकी वैल्यू आपको 1 दी है। 1 मोल दिया ना, कुल मोलों की संख्या 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही आएगा? इसको यहां लेके जाओगे तो बराबर ही तो है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्लियर? यस मैम। ओके, डन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, द मिस्ट्री सिंथेसिस, द केमिस्ट टूल किट। यहां पर रसायन विज्ञान, अणु और उनके रूपांतरण का विज्ञान, द्रव और भौतिक रसायन, राशियां, मोल संकल्पना, ब्रिज है, परमाणु सिद्धांत और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। यानी रसायन विज्ञान के 4 स्तंभ है इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से आने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, पदार्थ और परमाणु सिद्धांत। क्लियर है? यस मैम। यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं, दिए गए कंपाउंड में इतना नाइट्रोजन इतना हाइड्रोजन है तो कौन शेष बचेगा? ऑफ कोर्स कौन शेष बचेगा बच्चों? अरे भाई, नाइट्रोजन शेष बचेगा, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। 1 ग्राम स्वर्ण, 1 सोडियम, लिथियम, क्लोरीन दिया गया है। परमाणु की संख्या जब भी हो तो यहां पर एक ट्रिक बताई गई है कि जिसका द्रव्यमान जितना कम, मोलर मास, उसके परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा। तो लिथियम। ये ट्रिक्स नीट के बच्चों को बहुत जरूरी है जानना। हम सब जगह थ्योरी पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं,
पर जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो ये चीजें हमें पता ही नहीं होती है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जिसका मोलर मास सबसे कम, उसके परमाणुओं की संख्या उतनी ज्यादा। डाल्टन का कौन सा सिद्धांत है जो स्टोइकियोमेट्री का आधार है? निश्चित अनुपात का नियम। डन? यस मैम। ओके, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा चैप्टर विथ क्वेश्चंस आपको करा दिया। सो आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का ये पूरा, तो आप यहां पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 9610231891 पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है आपका, मेरा चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं, सो प्लीज ज्वाइन अस ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर किया जाए और सब बच्चे एक बड़ी फैमिली बन जाए। ओके, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप बच्चों के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट ये बहुत जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमें सिलेक्शन देना है। नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे नर्सिंग हो, हम बहुत सारे स्कोप हैं अपने पास, है ना। बीएससी इन रेडियोलॉजी है ना, बीडीएस है, बहुत सारे स्कोप है। ऐसा नहीं केवल नीट से डॉक्टर ही बनना है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आप बहुत अच्छा करेंगे, बस शिद्दत से मेहनत कीजिए, सब कुछ मिलेगा, राइट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।